गुड मॉर्निंग। वेतन शीर्षक में हमने मूल वेतन बेसिक सैलरी के बारे में पढ़ा था। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम टॉपिक इसमें ले रहे हैं भत्ते, अलाउंसेस। कर्मचारियों को जो भत्ते मिलते हैं अलग अलग तरह के, मूल वेतन के बारे में हमने बात कर ली थी। मूल वेतन किस तरह से कैलकुलेट होता है गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए, दोनों के लिए। उसके अलावा मूल वेतन के अलावा कुछ भत्ते मिलते हैं कर्मचारियों को। कोई ज़रूरी नहीं है सारे भत्ते मिले। कंपनीज अपनी अपनी पॉलिसी के आधार पर कुछ भत्ते देती है, सरकार अपनी अपनी पॉलिसीज के आधार पर कुछ भत्ते देती है, कुछ नहीं देती है। तो कौन कौन से भत्ते जो है उसके बारे में डिस्कशन हम करते हैं। देखो, भत्तों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पूर्णतः कर योग्य भत्ते, कर मुक्त भत्ते, और तीसरे हैं शर्तों को पूरी करने पर कर मुक्त भत्ते। तो 3 कैटेगरी है भत्तों की। पहली कैटेगरी में हम पढ़ते हैं पूर्णतः कर योग्य भत्ते। ऐसे भत्ते हैं जो हमेशा जिनके ऊपर टैक्स लगेगा ही, कभी भी टैक्स फ्री नहीं हो सकते ये भत्ते। तो ये कौन कौन से भत्ते हैं? देखो, कई भत्ते हैं इसमें। सबसे पहले महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। ये भी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे भत्ता बढ़ने लग जाता है। तो ये जो भत्ता मिलता है कर्मचारियों को, ये कर योग्य होता है। नेक्स्ट, नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। बड़े जो शहर होते हैं ये केवल भत्ता वहीं पर मिलता है। तो ये जो नगर क्षतिपूरक भत्ता है, हालांकि मिलता तो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन जितना भी मिलता है ये पूर्णतः कर योग्य होता है। स्थायी चिकित्सा भत्ता, उसके बाद प्रतिनियुक्ति, जिसको हम डेपुटेशन कहते हैं, प्रतिनियुक्ति भत्ता। यदि किसी कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसको एक भत्ता दिया जाएगा, वो प्रतिनियुक्ति भत्ता है। 5वां, नौकर रखने के लिए भत्ता। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट भत्ता, जलपान भत्ता, अधिसमय कार्य, ओवरटाइम, अधिसमय कार्य भत्ता, ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस, अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, भोजन भत्ता, लंच अलाउंस, दूरभाष भत्ता, टेलीफोन अलाउंस, पारिवारिक भत्ता, फैमिली अलाउंस। तो ये इतने तरह के भत्ते हैं, और भी इसमें लिस्ट हो सकती है, लेकिन मुख्य मुख्य हमने बात की है। ये जो भत्ते मिलते हैं कर्मचारियों को, ये पूर्णतया कर योग्य होते हैं। इसकी जितनी राशि मिलेगी कर्मचारी को, उतनी राशि पर उसको टैक्स जो है कर देना पड़ेगा। ठीक है।
अब सेकंड कैटेगरी लेते हैं हम पूर्णतः कर योग्य भत्ते के बाद में कर मुक्त भत्ते। अब कर मुक्त भत्तों को दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो ऐसे जो पूर्णतया कर मुक्त है और दूसरे ऐसे होंगे जो आंशिक कर मुक्त होंगे। तो पहले पूर्णतया कर मुक्त भत्ते जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट है भारत सरकार द्वारा दिया गया विदेश भत्ता। मतलब यदि भारत सरकार द्वारा किसी कर्मचारी को विदेश भेजा जाता है किसी कार्य के लिए तो उसको जो भत्ता दिया जाता है उसे हम विदेश भत्ता कहते हैं और ये पूर्णतया कर मुक्त होता है। दूसरा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया गया भत्ता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जो भत्ता दिया जाता है वो भी पूर्णतया कर मुक्त होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे यदि किसी को कोई भत्ता प्राप्त होता है तो पूर्णतया कर मुक्त होता है। लोक सेवा आयोग चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो, जैसे यूपीएससी है, आरपीएससी अपने राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके सदस्यों को जो भत्ता दिया जाता है ये भी पूर्णतया कर मुक्त होता है। सार्क सदस्य देशों में भत्ते। एक सार्क सदस्य देश का गुट बना हुआ है जिसमें बहुत सारे देशों के बहुत सारे देश जो है उसमें सदस्य है, तो उनको सार्क देश कहा जाता है। तो सार्क देश के जो सदस्य हैं वो यदि किसी अध्यापक को या छात्र को शोध वगैरह करने के लिए अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं और उसको यदि कोई भत्ता देते हैं तो वो भत्ता भी पूर्णतया कर मुक्त होता है। तो कर मुक्त भत्तों में पहली कैटेगरी तो ये है पूर्णतया कर मुक्त भत्ते। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं अंशतः कर मुक्त भत्ते। देखो, अंशतः कर मुक्त भत्ते जो है इसमें भी दो पार्ट कर रहे हैं हम। एक है कर्तव्य पालन के लिए दिए गए भत्ते। मतलब यदि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें अपनी ड्यूटी करने के लिए यदि कोई भत्ता मिल रहा है तो उन भत्तों में कितनी राशि कर मुक्त होगी। तो कुछ भत्तों के नाम लिख रहा हूं मैं, देखो, यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, बी वर्दी भत्ता, ड्रेस अलाउंस, दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस, शैक्षणिक भत्ता, एकेडमिक अलाउंस, सहायक रखने हेतु भत्ता, हेल्पर अलाउंस। ये जो भत्ते हैं ये कर्तव्य पालन के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये सारे भत्ते कर मुक्त कितने होंगे
अभी थोड़ी देर पहले तो पूर्णतया कर मुक्त बताए थे आपको। जो पूर्ण रूप से कर मुक्त है मतलब वो उन भत्तों पे कर नहीं लगता है, ये अंशतः कर मुक्त की कैटेगरी में है। तो इसमें से कितने कर मुक्त होंगे? तो इसमें से जितनी राशि खर्च कर दी जाए, मतलब यदि कर्मचारी को इनमें से कोई भत्ता मिला है कर्तव्य पालन के लिए, तो जितना भत्ता मिला है उसमें से जितनी राशि उसने खर्च कर दी है वो तो कर मुक्त है। और यदि इसमें से कोई राशि बचा के रख ली है तो वो कर योग्य होती है। जैसे मान लो किसी कर्मचारी को दैनिक भत्ते के रूप में 500 रुपये मिले, इसमें से 400 उसने खर्च कर दिए तो 400 टैक्स फ्री हो गए, और 100 रुपये जो उसने बचा लिए हैं उसमें से वो कर योग्य हो जाएंगे, उसके ऊपर कर देना। तो ये कुछ भत्ते हैं, ये तो कर्तव्य पालन के लिए दिए गए भत्ते हैं। और कुछ निजी व्ययों के लिए भत्ते भी दिए जाएंगे, तो उनमें कितनी राशि कर मुक्त होगी उसके बारे में बात करते हैं हम। निजी व्ययों हेतु दिए गए भत्ते, ये भी कर मुक्त की कैटेगरी में है। इसमें पहला है शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस। कर्मचारियों को उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता दिया जाता है। तो ये शिक्षा भत्ता कितना कर मुक्त होता है? ये शिक्षा भत्ता कर मुक्त होता है 100 रुपये प्रति माह की दर से 2 बच्चों के लिए। ज्यादा बच्चे हैं तो केवल 2 बच्चों के लिए 100 रुपये प्रति माह कर मुक्त होगा, और उससे ज्यादा यदि भत्ता मिला है तो वो कर योग्य हो जाएगा। हॉस्टल भत्ता, हॉस्टल अलाउंस, कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने के लिए यदि हॉस्टल में रखा जाता है और उनकी कंपनी उनको मान लो भत्ता दे रही है किसी भी तरह का, तो वो भत्ता कितना कर मुक्त होगा? 300 रुपये प्रति माह, ये भी 2 बच्चों के लिए। कितनी राशि कर मुक्त होगी? और इससे ज्यादा यदि भत्ता मिल रहा है तो कर योग्य हो जाएगी। परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को यदि भत्ता दिया जाए, और कुछ कर्मचारी मान लो ऐसे हैं जो परिवहन व्यवस्था में लगे हुए हैं, जैसे मान लो रोडवेज के कर्मचारी है, अब रोडवेज का जो ड्राइवर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बस लेके जाएगा, तो परिवहन व्यवस्था में लगा हुआ है, उसको यदि कोई भत्ता दिया जा रहा है तो भत्ता कितना कर मुक्त होगा? जितनी राशि भत्ते की मिलेगी उसकी 70% राशि या 10,000 रुपये प्रति माह, दोनों में से जो कम हो। परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को यदि भत्ता मिल रहा है कोई परिवहन के हिसाब से, तो उस भत्ते की 70% राशि या 10,000 रुपये प्रति माह, दोनों में से जो राशि कम होगी वो कर मुक्त हो जाएगी। उसके बाद 4 नंबर, अब देखो अलग अलग तरह के भत्ते हैं, खूब सारी कैटेगरी है। जनजाति क्षेत्र भत्ता, मतलब यदि किसी कर्मचारी को ऐसी जगह लगाया गया है जहां जनजाति अनुसूचित है, अनुसूचित जनजाति का एरिया है, और वहां पे यदि उसको कोई भत्ता मिल रहा है तो भत्ता 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। हालांकि राजस्थान में ऐसा कोई एरिया नहीं है जो अनुसूचित जनजाति का एरिया हो, इसमें आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे कई राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति अधिक रहती है, तो वहाँ पे यदि कर्मचारी को लगाया जा रहा है तो उसको जो भत्ता मिलता है उसमें से 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। ध्यान रखना है राजस्थान इस कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। विशेष क्षतिपूरक पहाड़ी क्षेत्र भत्ता,
यदि किसी कर्मचारी को पहाड़ी क्षेत्र में लगाया जाता है तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, भाई ऊंचाई के हिसाब से कर मुक्त होता है। कोई जैसे आर्मी के जो व्यक्ति है या बीएसएफ के जो व्यक्ति है उनको पहाड़ी इलाकों में ड्यूटी करने के लिए लगाते हैं तो उनको अलग से ये भत्ता दिया जाता है। तो अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से वो भत्ता कर मुक्त होता है। भाई पहाड़ी की ऊंचाई के हिसाब से कितनी ऊंचाई पर वो लगे हुए हैं, तो ये भत्ता जो है विशेषकर 200 रुपये प्रति माह से लेकर 1300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। मतलब क्या है, छोटी जगह है, कम ऊंची वाली जगह है, वहां 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होगा। बहुत ज्यादा ऊंची जगह है वहां पे 1300 रुपये प्रति माह तक भी हो सकता है। बीच में भी कुछ है कैटेगरीज। ऐसी यदि स्थिति आती है तो प्रश्न में आपको दे दी जाएगी, पता लग जाएगा कि हमको कितना कर मुक्त करना है। ठीक है, उसके बाद सीमा क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र भत्ता, ये आपके, अच्छा एक मिनट गड़बड़ हो गई थोड़ी, ये विशेष क्षतिपूर्त भत्ता नहीं है 200 से 1300, ये सीमा क्षेत्र भत्ता 200 रुपये से 1300 रुपये प्रति माह तक। विशेष क्षेत्र भत्ता ऊंचाई के हिसाब से है, सीमा क्षेत्र भत्ता में अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, तो 200 से 1300 तक कर मुक्त है ये। और विशेष वाली जो बात है ऊंचाई वाली, तो 1000 मीटर से अधिक ऊंची जगह है, 1000 मीटर से अधिक ऊंची जगह है तो वहां पे 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। और बहुत ज्यादा ऊंची जगह है तो वहां 7000 रुपये प्रति माह तक भी कर मुक्त है। अब ये भी प्रश्न में बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो। ठीक है ना, ये 200 रुपये से 1300 रुपये प्रति माह तक वाली जो शर्त है ये सीमा क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र भत्ता है। उसके बाद क्षतिपूरक कार्य क्षेत्र भत्ता। यदि किसी कर्मचारी को क्षतिपूरक कार्य क्षेत्र भत्ता मिलता है तो ये 2600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त हो सकता है, 2600 रुपये प्रति माह। ठीक है, उपद्रव नियंत्रण भत्ता। यदि किसी कर्मचारी को उपद्रव नियंत्रण भत्ता मिलता है तो ये आपके 3900 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। इसी तरह से और भी कई कैटेगरीज हो सकती है। मुख्य मुख्य अभी मैंने आपको बताई है, भत्ते बहुत तरह के होते हैं। और अभी वर्तमान में तो ये जो कोरोना पीरियड चल रहा था इसमें केंद्र सरकार ने बहुत सारे भत्ते समाप्त भी कर दिए हैं, तो उसकी अभी लिस्ट आई नहीं है। तो हो सकता है इन भत्तों में से भी काफ़ी भत्ते समाप्त कर दिए गए हो। तो जैसे लिस्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा कि इनमें से कौन कौन से भत्ते जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। और इनमें भी और कैटेगरीज है, लेकिन मुख्य मुख्य जो भत्ते हैं वो मैंने आपको बताए अभी। और यदि कैटेगरी कोई आती है तो उसके बारे में हम प्रश्न के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। मुख्य मुख्य कैटेगरी में जो करमुक्त भत्ते हैं वो आपको मैंने बता दिए कि ये मुख्य मुख्य करमुक्त भत्ते होते हैं। ठीक है, इसके बाद में थर्ड कैटेगरी जो आएगी अपनी भत्तों की, कुछ शर्तों को पूरी करने पर जो भत्ते करमुक्त होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आप जितना आज आपको बताया है उसको आराम से देखिए, पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।